Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic the function of ecosystem। तो ये इकोसिस्टम पे सेकंड वीडियो होगी। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो पे मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम बता दिया था और आज हम लोग फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। यानी कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़नी है जिसको मैं पार्ट्स के फॉर्म में कवर करूँगी बिकॉज इसकी वजह से क्या होगी, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, तो जनरली फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम होता क्या है? ऑल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम दे सीम्स टू फंक्शन एज अ यूनिट। हमने जनरली पढ़ा कि जो इकोसिस्टम होता है उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हमने ये पढ़ा कि जो बायोटिक है वो हमारा लिविंग कंपोनेंट है और जो एबायोटिक है वो हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट है। जनरली ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ फंक्शन करते रहते हैं और फंक्शन इस तरीके से करते हैं यूनिट की तरह, मतलब एकता के साथ जो काम करना होता है ना उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम का फंक्शन। तो जनरली जो इकोसिस्टम के फंक्शन होता है उसके चार पिलर्स होते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड वी हैव द न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। जब हम प्रोडक्टिविटी पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं अबाउट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, secondary productivity, net primary productivity and we have the gross primary productivity। सेकेंड जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इकोसिस्टम का वो होता है डिकम्पोजिशन। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन जहां हम एनर्जी फ्लो पढ़ते हैं जिसके अंदर हम फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं। एंड फाइनली वी हैव द न्यूट्रिएंट साइकिल जिसमें हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और वाटर साइकिल जैसे अलग अलग साइकिल्स को पढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को कवर करेंगे जो कि इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इन अलग अलग फंक्शंस के बारे में कवर करवाऊंगी। What do you mean by decomposition? Decomposition होता है breakdown of complex organic matter by decomposer to inorganic raw material like CO2 and H2O। जब क्या होता है, जो complex organic material होता है, अब ये तो हम जानते हैं कि चाहे वो plants हो, animals हो, हम complex एक organic matter से हम लोग बने हुए हैं। हम में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम लोग बनते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को जब हम तोड़ते हैं ना तो इनऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है। कैसे? जैसे आप न्यूक्लिक एसिड को देख लो जो कि डीएनए आरएनए होता है। जब हम इसकी के बारे में बोलते हैं तो ये अलग अलग चीज़ों से बना होता है। ये नाइट्रोजनस बेस की मदद से बना होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। फिर इनको फर्दर और अगर हम लोग तोड़ते हैं तो हमें नाइट्रोजन भी मिलता है, कार्बन भी मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, तो छोटे छोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके क्या होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बनता है और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर मिलके एनिमल्स या प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। तो जब इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करते हैं कौन? डिकम्पोजर्स, टू इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक CO2 H2O, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। बेसिकली डिकम्पोजिशन होता क्या है, इसकी साइट होती है अपर लेयर ऑफ द सॉइल और यहाँ पे होता क्या है कि जो डेड मैटर बनता है ना प्लांट और एनिमल का, उसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं डेट्राइटस। तो ये तो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। अब हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन की क्या प्रोसेस होती है। तो जनरली इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक तो हम इकोसिस्टम का फंक्शन भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग डिकम्पोजिशन प्रोसेस को भी कवर करते हैं जो कि बीएससी के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा यूनिट है हमारी, जिसमें डिकम्पोजिशन के फैक्टर्स क्या होते हैं ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो। तो अगर आप बीएससी एमएससी दोनों के स्टूडेंट्स हो तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, इकोसिस्टम का फंक्शन भी और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस और उसका मैकेनिज्म भी। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मैकेनिज्म का स्टेप होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो डेट्राइटस माने जो डेड मैटर है ना हमारे पास प्लांट और एनिमल का, उसको जो डेट्राइटिवोर्स होते हैं, डेट्राइटिवोर्स बोलेंगे तो जैसे अर्थवॉर्म हो गया, जनरली अर्थवॉर्म स्टार्टिंग में डेट्राइटिवोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और नीचे नीचे आते आते डिकम्पोजर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये चीज़ स्टार्ट करवाऊँ तो डिकम्पोजर और डेट्राइटिवोर में क्या डिफरेंस होता है। डेट्राइटिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्चुअल में चीज़ों को खाते हैं और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो एक्चुअल में कुछ केमिकल्स या कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रीट करते हैं जो कि इन चीज़ों को डिकम्पोज करवाता है, एक लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और तब जाके वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो डेट्राइटिवोर और डिकम्पोजर होते हैं ना, इसमें कभी कभी डिफरेंस भी आता है। तो डेट्राइटिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्चुअल में डेट्राइटिस को खाते हैं
ठीक है। और खाने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करवाते हैं। लेकिन डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसके बाद से क्या होता है, ये जो डेट्राइटस होता है ना, जितना भी डेड मैटर हमारा बस बचा कुछ डेड मैटर होता है उसको वो छोटे छोटे क्या करते हैं, पार्टिकल्स में कन्वर्ट, जो पार्टिकल्स हमें मिलते हैं उसको वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस लिक्विड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो उनको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है। डिकम्पोजर्स में जनरली बैक्टीरिया, फंजाई ये सब आते हैं। और डेट्राइटिवोर्स में जैसे हमारे अर्थवर्म हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, ये सब डेट्राइटिवोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो जो डेट्राइटिवोर्स होते हैं वो डेट्राइटस को यानी कि डेड मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स पे तोड़ देते हैं। सेकेंड जो इसमें स्टेप आता है, आफ्टर फ्रेगमेंटेशन वी हैव द लीचिंग। हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लीचिंग के बारे में। लीचिंग क्या प्रोसेस होती है? लीचिंग मतलब किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो वाटर होता है ना वो सॉइल में एब्जॉर्ब होता रहता है। So water percolate through the soil, remove soluble substances such as sugar and other nutrient from detritus due to leaching action. देखो लीचिंग में जनरली होता क्या है कि जो वाटर होता है ना वो सॉइल के थ्रू मूव करता रहता है। अब सॉइल में एक जगह पे हमारा डेट्राइटिस पड़ा हुआ है तो भाई वहां से भी तो सॉइल वाटर मूव करेगा ना। तो वाटर क्या करता है कि जो वाटर सोल्यूबल चीजें होती है ना, जैसे कि शुगर होता है, उसको डेट्राइटिस से रिमूव करते हुए अपने साथ ले जाता है लीचिंग एक्शन की वजह से। तो यहाँ पे लीचिंग का मतलब पता होना चाहिए, जो कि वाटर का मूवमेंट होता है सॉइल के थ्रू। ओके। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो आ जाता है वो होता है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में होता क्या है, अब यहाँ पे आते हैं हमारे डिकम्पोजर वाली बात, जो मैंने आपको डेट्राइटिस और डिकम्पोजर बताई थी ना। पहले स्टेप में डेट्राइटिवोर्स थे जो कि एक्चुअल में डेट्राइटिस को खा रहे थे। यहाँ पे जो कैटाबॉलिज्म में ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो हमारे डिकम्पोजर्स हैं, जो कि चीज़ों को खाते नहीं है, वो एंजाइम रिलीज करके क्या करवाते हैं, तोड़ते हैं चीज़ों को, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके उसको एब्जॉर्ब करते हैं। कैटाबॉलिज्म, द एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम्स रिलीज बाय फंजाई बैक्टीरिया कैरी एंजाइमेटिक कन्वर्जन्स ऑफ डिकम्पोजिंग डिट्राइटस टू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जनरली कैटाबॉलिज्म के टाइम पे क्या होता है, जो फंजाई होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो बाहर की तरफ से कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी डेट्राइटस हमारे पास अभी तक बना है उसको और ज्यादा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे वो तोड़ देते हैं। ठीक है। अगला स्टेप हमारा आ जाता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमी वर्ड जो होता है ना, ह्यूमस से रिलेटेड होता है। तो ह्यूमिफिकेशन होता क्या है, अ डार्क एमोर्फस सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड एक्यूमुलेटेड कॉल्ड एज ह्यूमस। इट अंडरगोज स्लो डिकम्पोजिशन एंड इज अ रिजर्वोयर ऑफ द न्यूट्रिएंट। ठीक है। जो ह्यूमिफिकेशन होता है इसका मतलब होता है कि ह्यूमस का फॉर्मेशन। तो एक डार्क एमोर्फस कलर का सब्सटेंस हमारा वो बनता रहता है और वो एक्यूमुलेट होता रहता है, वो जमता रहता है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और ये जो ह्यूमस होता है ये फर्दर ऑन स्लो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस पे जाते क्या करता है, हम इसको रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो ह्यूमस होता है वही सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना उसको इंक्रीज करता है, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट ही ह्यूमस होता है। ठीक है। इसके बाद से आता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन नाम से क्लियर है, मतलब मिनरल्स का फॉर्मेशन, मिनरल्स का एक्यूमुलेशन। तो रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, H2 एंड अदर न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इन द सॉइल। तो जो भी ह्यूमस हमारे पास इकट्ठा हुआ, इसके बाद से जो मिनरलाइजेशन की हमारे पास ह्यूमस बना। अब ह्यूमस बनने के बाद क्या होता है, मिनरल्स का भी फॉर्मेशन होना है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे चीजों को कन्वर्ट कर दिया, किसकी मदद से, डिकम्पोजर और डेट्राइटिवोर्स की मदद से। अब जो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनको हमें क्या करवाना है, इनको सॉइल में भेजना है। क्या कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे यहाँ पे रिलीज होते हैं, लाइक वी हैव द CO2, H2O, कुछ मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सबको सॉइल में रिलीज कर दिया जाता है। अब कुछ तो सॉइल में रिलीज हो गए हमारे, कुछ पानी के साथ बहते हुए सॉइल में चले गए, लेकिन कुछ क्या होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब होता है किसी चीज का मूवमेंट, मोबाइल मतलब मूवमेंट, इमोबाइल मतलब जो कि स्टक हो चुका है, रुक चुका है या फिर फंस चुका है एक जगह पे। सॉइल न्यूट्रिएंट गेट टाइड अप विद द बायोमास ऑफ द माइक्रोब्स एंड बिकम टेम्परली अनअवेलेबल टू अदर ऑर्गेनिज्म। सच न्यूट्रिएंट रिमेन्स इमोबिलाइज्ड एंड आर लेटर गेट मोबिलाइज्ड आफ्टर माइक्रोब्स डाइड। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट होता है ना वो माइक्रोब्स की साइड टाइड अप हो जाता है। टाइड अप इन द सेंस हम कहेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो भी न्यूट्रिएंट पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है। ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक तरीके से स्टोर रहते हैं सॉइल के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर, वो भी इमोबिलाइज फॉर्म में। और ये कब अवेलेबल होते हैं, ये तब अवेलेबल होते हैं जब माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। ओके। द नेक्स्ट वी हैव द फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे? सबसे पहले लिटर की क्वालिटी, किस टाइप का लिटर आप यूज करते हो।
अगर आपने एक चीज़ देखी होगी कि प्लास्टिक की जब हम बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब प्लास्टिक को गलाया नहीं जा सकता है। तो वो एक तरीके से क्या है, उसका कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी कि भाई जिसकी वजह से हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं माइक्रोब्स की मदद से, जिसकी वजह से हम उसको डिकम्पोज़ नहीं करवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बोलते हैं वेजिटेबल मैटर जो हमारे पास है। वेजिटेबल मैटर में भी क्या होता है कि जो ग्रीनिश मैटर है ना, अगर एक तरीके से वो एकदम फ्रेश मैटर है तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बोलेंगे कोई हमारे पास रॉ मटेरियल है तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा राइपेंड है, मतलब पकी हुई स्टेज में है, तो वो जल्दी खराब होता है। तो ये किस वजह से, वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। सो हाउ क्विकली रॉ मटेरियल रीचेस द डिकम्पोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रक्चर एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिटर। वो लिटर की स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। और जनरली जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं डिकम्पोज होने के लिए। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनकी जो सेल होती है ना, वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट रहती है, और जो लिग्निन होता है इसको डिकम्पोज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव द न्यूट्रिएंट्स। अगर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में कहेंगे तो देखो, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इज स्लो डाउन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अगर देखो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है वो भी कैसी होती है, वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव द एयरेशन। अगर एयरेशन के बारे में कहेंगे तो एयरेशन की जो प्रोसेस होती है वो डिकम्पोजिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा एयर अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि मोस्टली जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है ना, वो एरोबिक माइक्रोब्स करते हैं। सॉइल मॉइस्चर के बारे में कहेंगे, जितना ज़्यादा सॉइल का मॉइस्चर होगा उतना अच्छा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। ओके, तो सॉइल मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। एंड ड्राई सॉइल में क्या हो जाता है, जनरली हमारा लो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, मतलब जितना ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा हमारा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि होता है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर में आप एक और फैक्टर हो सकता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है। हम बोलते हैं ना कि जब हमारे घर पे जैसे कुछ सब्जियों का मैटर पड़ा होता है या फिर कोई भी पील वगैरह होता है, तो क्या होता है कि समर सीजन पे वो जल्दी डिकम्पोज कर जाता है अगर हम उसको घर में यूं ही रख देते हैं तो। और कोई भी सब्जी है या कोई भी फ्रूट्स है तो समर सीजन में वो जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या करा, इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कवर कर लिया है जो कि है डिकम्पोजिशन। इसके आगे आने वाली वीडियो में ऑलमोस्ट मैं आपके लिए 2 और 3 वीडियोस में इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, जो कि है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया जाएगा कि क्या एनपीपी, क्या जीपीपी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मेरे चैनल बढ़ाने में हेल्प करेंगे, ताकि जिन लोग को नोट्स की ज़रूरत होती है, जो लोग एग्ज़ाम्स के लिए बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, वो इस पर्टिकुलर चैनल से अपनी प्रिपरेशन कर सके। बिकॉज़ यहाँ पॉइंट टू पॉइंट नोट्स आपको अवेलेबल रहते हैं, ईज़ी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ, ट्रिक्स भी आपको बताए जाते हैं कुछ वीडियोस में। और अगर आप लोग बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बीएससी एमएससी बॉटनी, देन यू आर एट द राइट प्लेस टू दिस चैनल। बहुत आपको हेल्प मिलेगी इस चैनल से। So that's all for today's video. If the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.